ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। दिमाग पढ़ने के विषय से संबंधित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध कहानियों में से एक अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु की कहानी है। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एक झील के किनारे चले। कुछ देर बाद वे सभी आराम करने के लिए रुके। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, जब हमारे मन में परेशान करने वाले विचार आते हैं तो हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं? बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे और उनसे बोले, मुझे प्यास लग रही है। क्या आप मेरे लिए उस झील से कुछ पानी ला सकते हैं? शिष्य झील की ओर वापस चला गया और उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर चला और पानी इकट्ठा करने के लिए वहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुजरी और पानी गंदा हो गया। शिष्य ने इंतजार किया लेकिन वहां कुछ न कुछ चीजें चल रही थीं और पानी अभी भी गंदा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना गंदा पानी नहीं दे सकता क्योंकि यह पीने लायक नहीं है। इसलिए उसने बिना पानी के वापस जाने का फैसला किया। शिष्य खाली हाथ वापस आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे के बाद बुद्ध ने उसे झील पर वापस जाने और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य झील पर वापस गया और इस बार वह साफ पानी ढूंढने में सफल रहा। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास लाया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत कीचड़ था, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप पिछली बार गए थे तो कीचड़ अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए अयोग्य हो गया था। लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद गए तो कीचड़ अपने आप बैठ गया और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त था। पीना, आपका मन भी ऐसा ही है, जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दें और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको इसे शांत करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा और समय के साथ आपका मन सहजता से शांत हो जाएगा। इस कहानी को अक्सर बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और ये दूसरों के विचारों और इरादों को समझने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। एक बार उस समय जब बुद्ध जेतवन मठ में रह रहे थे, वहाँ एक भिक्षु था जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। ये भिक्षु दूसरों के मन को पढ़ सकता था और उनके विचारों को पहचान सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासावश और शायद संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं। क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं? अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक यादृच्छिक वस्तु, एक कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियों वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेगा और उस वस्तु की पहचान करेगा जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं? जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ, ये सही है। आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझने की क्षमता विकसित की है जब वे शुद्ध और केंद्रित होते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से होता है कमल के फूल के विचार में डूबा हुआ, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बौद्ध परंपरा की यह कहानी मानसिक शुद्धता और ध्यान के महत्व को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और केंद्रित विचारों को उन्नत आध्यात्मिक क्षमताओं वाले लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को रूपक माना जा सकता है, ये बौद्ध धर्म के अभ्यास में सचेतनता, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास के मूल्य को बताती है। एक समय की बात है, सीमा पर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। सभी सेनाएं अपने अपने पोस्ट बनकर पर यथाशीघ्र पहुंच रही थी। एक जनरल जो बहादुर और परम वीर थे, उन्हें वीरता के लिए ढेरों पुरस्कार प्राप्त था, अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर सीमा की ओर कूच जा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सेना का मनोबल कम है। जनरल ने अपनी सैन्य टुकड़ी से क्या कारण है पूछा, किंतु जवानों ने मना कर दिया और कारण नहीं बताया।
कुछ समय बाद जनरल एक स्थान पर रुकने का आदेश देते हैं। वहां छावनी बनाई जाती है, पड़ाव डाला जाता है। कुछ सैनिकों ने दबे स्वर में कहा कि हम संख्या में बहुत कम है और हमारे दुश्मन हमसे अधिक। इस पर जनरल कुछ बोले नहीं। सभी को जल्दी से तैयार व विश्राम करने को कहा। कुछ समय विश्राम के पश्चात जब चलने की तैयारी हुई तो जनरल ने अपने जवानों को संबोधित किया कि मेरे बहादुर जवान सिपाहियों, आप उस देश के सैनिक हो जहां का एक योद्धा दुश्मन के 1.25 लाख सैनिकों पर भारी पड़ता है। मुझे गर्व है कि हम सब उस मां के वीर सपूत हैं। मुझे विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि विजय आपकी ही होगी। जनरल ने कुछ दूर स्थित पहाड़ी से नीचे झांक कर देखा और अपने सैनिक को बताया कि हमारी सहायता के लिए और कई सारी टुकड़ियां हमारी ओर आ रही है। इतना सुनते ही सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। उनकी ताकत 10 गुना अधिक हो गई। उनमें आत्मविश्वास का बल आ गया। सभी जवान जोशीले स्वर में जयघोष लगाते हुए सीमा की ओर बढ़ चले। सैनिकों के चेहरे पर जो सिकन या पीलापन आ गया था, वह सिकन अब दूर हो गई थी। उनका चेहरा तेज और लालिमा की तरह चमक रहा था। युद्ध में सैनिकों ने बहादुरी से, आत्मविश्वास और धैर्य से दुश्मनों को नाकों चने चबवा दिए। दुश्मन देखते ही देखते वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। सैनिकों ने उन्हें अपने देश में तो घुसने नहीं दिया, बल्कि उनके देश में अभी आगे जाकर कितने ही दूर तक खदेड़ आए। इससे दुश्मन देश में भय और आतंक का माहौल छा गया। जनरल के वीर सैनिक युद्ध की जय जयकार करते हुए वापस अपने देश लौट आए। युद्ध जीतने के बाद जनरल ने अपने सैन्य टुकड़ी की बहुत सराहना की और उनके ताकत का उन्हें विश्वास दिलाया। सैनिकों में आत्मबल और दृढ़ निश्चय होने और उसके द्वारा उन्हें मिली सफलता की बात बताई। ये भी बताया, जीत उसी की होती है जो दृढ़ निश्चय और आत्मबल से जीतने का पूरा प्रयास करता है। रोशन बहुत ही होनहार छात्र था। वह पढ़ाई में अव्वल आया करता था। ये कहें कि रोशन मेधावी छात्र था। वह पढ़ने में अधिक समय देता था, जिसके कारण वह विद्यालय ही नहीं अपितु अपने क्षेत्र और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता था। रोशन पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता था। रोशन की इच्छा विदेश में नौकरी करने की थी। उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि वह विदेश नौकरी करे और वही पूरा जीवन गुजारे। रोशन ने अपनी शिक्षा पूरी की और वह अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। रोशन एक कामयाब इंजीनियर बना और विदेश में उसको एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रोशन को कंपनी ने एक बड़ा सा बांग्ला भी दिया जहां वह अकेला रहता था। रोशन झटपट विदेश जाने की तैयारियां करके नौकरी के लिए विदेश चला गया। यहाँ विदेश में बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर सड़कें, गोरे गोरे लोग, परियों जैसे स्त्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब चकाचौंध देखकर रोशन बहुत प्रसन्न हुआ। रोशन की मनोकामना पूरी हो गई थी। अब वह खूब प्रसन्न था। कुछ ही समय हुआ होगा कि धीरे धीरे उसका मन ऊबने लगा। वहां रोशन का कोई हमजोली नहीं था, कोई उसके सुख दुख का साथी नहीं था, कोई उसका हालचाल पूछने वाला, उसके दुख को बांटने वाला नहीं था। रोशन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसकी सेवा के लिए वहां कोई नहीं था। भारत में जब वह बीमार होता था तो वहां हालचाल पूछने के लिए, सेवा करने के लिए पूरा परिवार उपस्थित रहता था। वैसा व्यवहार विदेश में नहीं मिला। रोशन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, किंतु कोई हालचाल पूछने भी नहीं आया। रोशन का स्वास्थ्य जब ठीक हुआ तो उसने झटपट अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वापस अपने देश भारत आ गया। यहाँ रोशन के स्वागत में उनका पूरा परिवार व गांव घर के मित्र लोग आए थे। रोशन हवाई जहाज से उतरकर मातृभूमि को चूमा और धन्यवाद किया। एक समय की बात है, विदेश में साथ में काम करने वाले सहयोगी माश भारत आए, किंतु उनका सामान किसी दूसरे जहाज से दूसरे देश चला गया। इस संकट में माश ने रोशन से संपर्क किया। रोशन और उनका परिवार उन विदेशी मेहमान को अपने घर ले आए। उनकी पूरी सेवा की, माश को भारत भ्रमण कराया। उनकी सेवा इस प्रकार की जैसे कोई अपने घर का अतिथि हो। विदेशी मेहमान माश को घर परिवार का आचरण बहुत अच्छा लगा। उनकी सेवा ने माश का मन गदगद कर दिया। ऐसा प्यार उन्हें अपने देश में भी नहीं मिला था। आस पड़ोस व परिवार की सेवा से माश बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनमें आत्मग्लानि का भाव भी था।
माश सोच रहे थे रोशन विदेश आया तो हमने इस प्रकार की सेवा नहीं की, और यहाँ के लोग पूरी निष्ठा से अतिथि सत्कार कर रहे हैं। माश आत्मग्लानि की अनुभूति कर रहे थे। जब वह अपने देश जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी आत्मा ने इस सेवा सत्कार के आगे अपने देश जाने का मन बदल दिया। माश ये कहते हुए रुक गए कि काश मैं यहीं पैदा हुआ होता, अब मैं यहीं रहूंगा, यही हमारा देश है। माश ने लगन से हिंदी भाषा सीखी और भारत में शरण ली।